नमस्कार, मैं डॉक्टर अलका राय, डिप्टी लाइब्रेरियन, डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली। आप सभी का सीनियर सेकेंडरी प्रोग्राम लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस में स्वागत करती हूँ। आज के सत्र में हम लोग पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र, अवधारणा और समाज में भूमिका, जो कि आपके कोर्स का पहला अध्याय है, उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमारा ये सत्र है, इसमें हम पहले तो कि पुस्तकालय का परिचय, कि पुस्तकालय क्या होता है, उस किस तरह का कार्य पुस्तकालय में किया जाता है, पुस्तकालय से क्या तात्पर्य है, उसके क्या उद्देश्य हैं और पुस्तकालय में किस तरह की सुविधाएं अपने जो उपयोगकर्ता हैं उनको दिया जाता है, उनकी क्या विशेषताएं हैं। इसके साथ ही जैसे कि आजकल आधुनिक समय में सूचना केंद्र का भी इमर्ज हुए हैं, उसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें कि कितने प्रकार के सूचना केंद्र होते हैं, सूचना केंद्र और पुस्तकालय दोनों किस तरह से एक दूसरे से अलग हैं, इस पर भी हम विस्तृत में चर्चा करेंगे। तथा पुस्तकालय का समाज में क्या भूमिका है, समाज के विकास में, लोगों के विकास में, तो आगे की स्लाइड्स में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम परिचय कि पुस्तकालय क्या है। तो पुस्तकालय एक सामाजिक संगठन और समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई है। यह एक संगठित ढंग से समाज के ज्ञान, अनुभवों को व्यक्तियों में प्रसारित करते हैं। इनका प्रसारण पुस्तकें और अन्य पाठ्य सामग्री जैसे मानचित्र, चार्ट, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, लघु पुस्तकों, मुद्रण, अभिलेखों, टेपों, माइक्रो फिल्मों आदि के द्वारा किया जाता है। आजकल के जो आधुनिक समय में या मॉडर्न टाइम में अगर हम कहें तो वेब आधारित सूचना के जो सोर्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं आजकल हम लोग अपने यूजर्स को देते हैं, के उपयोग के कारणों से आधुनिक सूचना समाज में पुस्तकालय और सूचना केंद्र एक नई भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए उनकी सेवाएं भी उपयोगकर्ता केंद्रित है। कि अभी जैसे जो मॉडर्न टाइम है, इसमें इंटरनेट से आधारित जितनी भी जानकारियाँ, सूचनाएं या जो रिसोर्सेज हमारे हैं, क्योंकि अब लाइब्रेरी का या पुस्तकालय का जो प्रारूप है वो अब पूरी तरह बदल गया है, तथा उसके साथ उसमें जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनका भी, कि पहले जैसे लाइब्रेरी में होता था कि हम प्रिंट मटेरियल्स, एक रिपोजिटरी जिसमें कलेक्शन रहता था, कि हम लोग एक भंडारण जिसको कह सकते हैं, कि हम सब चीज़ों को कलेक्ट करते थे। पर अभी आज के समय में, मॉडर्न टाइम में, जो हमारा जो रोल है लाइब्रेरियन का भी और लाइब्रेरी भी अभी बहुत मॉडर्न हो गई है, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं देते हैं। और खासकर जब अभी पैंडेमिक का टाइम आया, जब ये कोविड, जब लॉकडाउन हो गया, तो लोगों को इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन जो जितनी भी हमारी सेवाएं हैं उस पर लोग केंद्रित हो गए। तो इसलिए जो लाइब्रेरी या इंफॉर्मेशन सेंटर या जिसको आप सूचना केंद्र कहते हैं, उनकी सेवाएं जो हैं वो यूजर सेंट्रिक हैं, उपयोगकर्ता केंद्रित होती हैं। पुस्तकालय से क्या तात्पर्य है? पुस्तकालय है तो क्या है, मतलब आप सब लोगों ने अपने अपने स्कूल में या जहाँ भी आप पढ़ रहे हो या आसपास की जो पब्लिक लाइब्रेरी है, कम्युनिटी लाइब्रेरी है, वहाँ आप लोगों ने ज़रूर कभी गए होंगे, तो आपको इसका आइडिया होगा कि क्या है। लेकिन जो पुस्तकालय, जिसको अंग्रेजी में हम लाइब्रेरी कहते हैं, तो इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी वो लैटिन शब्द लिब्रेरिया से हुई, जिसका अर्थ पुस्तक, ग्रंथ रखने के स्थान में है। क्योंकि जैसे ही हम लाइब्रेरी की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि कलेक्शन ऑफ बुक्स, कि बहुत एक साथ ढेर सारी किताबों का या मैगजीन जहाँ एक साथ हो, संग्रहित हो। कई बार आपके ड्राइंग रूम में भी लोग अपने लाइब्रेरी बना लेंगे, या कहीं भी जहाँ भी लाइब्रेरी मतलब कि कलेक्शन है पूरा, तो जिनका रखने का स्थान है उसको लैटिन शब्द लिब्रेरिया से हुई इसकी उत्पत्ति। और डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, जो भारत के पुस्तकालय विज्ञान के जनक माने जाते हैं, फादर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, उन्होंने इसकी व्याख्या इस प्रकार से की कि पुस्तकालय ऐसी सार्वजनिक संस्था या प्रतिष्ठान है जिसका दायित्व और कर्तव्य पुस्तकालय संग्रह की देखभाल करना तथा इन्हें उन लोगों को उपलब्ध कराना है जिन्हें इनकी आवश्यकता है। आप
सभी लोग एस.आर. रंगनाथन जी के बारे में जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो आज ज़रूर उनके बारे में पढ़िएगा, क्योंकि वो भारत में उनको फादर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कहा जाता है। उन्होंने 5 लाइब्रेरी के जो रूल नियम बनाए उसके बारे में पढ़िएगा, जो आज भी उतने ही रेलिवेंट हैं जितना जिस समय उन्होंने बनाया था। फिर ऑक्सफोर्ड कैंपेनियन टू इंग्लिश लैंग्वेज के अनुसार पुस्तकालय पुस्तक, पत्रिकाओं या अन्य सामग्री मुख्य रूप से लिखित और मुद्रित का संग्रह है, कि जो भी मैन्युस्क्रिप्ट है या प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स है उनका जो कलेक्शन होता है वो लाइब्रेरी होता है। अब पुस्तकालय के उद्देश्य क्या हैं, कि पुस्तकालय है तो पर उसका कोई पर्पस होगा कि वो किस तरह के काम पुस्तकालय को करना है। तो जो पुस्तकालय का प्राथमिक उद्देश्य है शिक्षा, क्योंकि जो या तो लोग जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या जो शिक्षित हैं, जो ऑलरेडी पढ़ाई कर चुके हैं, शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं, वही लोग पुस्तकालय का प्रयोग करते हैं। तो प्राथमिक उद्देश्य शिक्षा है, सूचना, लोगों को सूचना देना, मनोरंजन, एंटरटेनमेंट और व्यक्तिगत विकास, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी किसी और या समूहों की भी जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न संसाधन और सेवाएं प्रदान करना है। ये लाइब्रेरी के कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं। मानव के विचारों, भावनाओं और अभिव्यक्तियों से संबंधित अभिलेखों को सबके लिए उपलब्ध कराना। इसका एक उदाहरण मैं देना चाहूंगी कि जैसे अगर आज कोरोना का टाइम चल रहा है, इसमें किस तरह के लोगों को चुनौतियों का सामना करना पड़ा, तो ये अभी इस पे बहुत सारा रिसर्च पेपर और लोग किताबें भी लिख रहे हैं। लेकिन जो आगे की जनरेशन, आज से 30 साल बाद, उनको उन्हीं किताबों से इसके बारे में पता चलेगा। तो जो लाइब्रेरी एक ऐसी जगह है, एक ऐसी संस्था है जहाँ से आपको इतिहास का पता चलता है। जैसे हम अगर आज के समय में कोई इतिहास पढ़ते हैं तो हमें कैसे मिलता है, क्योंकि जो संग्रहित जो भी जानकारियां हैं किताबों में, मैगजीन में है या न्यूज़पेपर्स में है, तो वो हमें लाइब्रेरी में ही मिलेंगे। कि जितने भी पुराने आर्काइव्स हैं या कोई पुरानी मैगजीन्स, किताब जो भी है, तो हम लाइब्रेरी से ही लेते हैं और वहाँ से हमको ये सब इंफॉर्मेशन मिलती है। तो पुस्तकालय के संसाधनों के इस्तेमाल के दौरान लोगों को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना आज के समय में सबसे जो जरूरी चीज़ है कि अपने यूजर्स, यानी जो आपके उपयोगकर्ता हैं, उनको ट्रेंड करना कि कैसे इस्तेमाल करना है, उनको हेल्प करना कि लाइब्रेरी में आपके जो संसाधन उपलब्ध हैं उनके बारे में बताना, तथा उनको कैसे इस्तेमाल करना। ये भी एक लाइब्रेरी और लाइब्रेरियन का प्रमुख उद्देश्य होता है। फिर सांस्कृतिक रचनात्मक, शैक्षणिक और मनोरंजक लक्ष्यों की दिशा में जनता के निरंतर आत्मविश्वास विकास की सुविधा के माध्यम से प्रचार करना। तो इसमें जैसे क्रिएटिव कोई काम हो, कल्चरल एक्टिविटी, एकेडमिक एक्टिविटी और एंटरटेनमेंट के भी जो लोगों के लिए, उसके लिए भी लाइब्रेरी का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि लोगों को प्रचारित करना। अब हम लोग इस चर्चा करेंगे कि पुस्तकालय के क्या क्या कार्य होते हैं। तो जैसे जैसे समाज का विकास हुआ, पुस्तकालय की जिम्मेदारियां भी बढ़ती गईं। आधुनिक समाज में पुस्तकालय के कार्य हैं पुस्तकालय ग्रंथों एवं ग्रंथेतर अभिलेखों को उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करना है, ज्ञान, शिक्षा और संस्कृति के विकास और विस्तार में वृद्धि करना, समाज में औपचारिक और अनौपचारिक जीवन पर्यंत स्व शिक्षा की सुविधा प्रदान करना। तो लाइब्रेरी में जो भी किताबें, जो ग्रंथ या जो भी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, कोई लिटरेचर है, तो उसको उपलब्ध कराना जो होता है वो पहला कार्य होता है कि आपके लाइब्रेरी में जो में आपके यूजर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उनको क्या चाहिए, तो उनसे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लाइब्रेरी को एक तो उसको उपलब्ध कराना होता है और उसको इस्तेमाल करने में सहायता भी प्रदान करना कि कैसे ट्रेस करें, कहाँ पर है, और साथ में ज्ञान, शिक्षा और संस्कृति के विकास और विस्तार में भी वृद्धि करता है। अब समाज में औपचारिक, जैसे कुछ लोग फॉर्मल एजुकेशन में, कुछ इनफॉर्मल एजुकेशन में, कुछ सेल्फ स्टडी करते हैं,
तो उन लोगों को भी फैसिलिटी लाइब्रेरी से ही मिलती है। जैसे कि मान लीजिए कोई किसी कोर्स में रजिस्टर्ड है, आप एनआईएस में आप लोग रजिस्टर्ड हैं, तो आप एनआईएस की लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग इनफॉर्मल एजुकेशन में हैं जो डिस्टेंस एजुकेशन से कर रहे हैं या अपने से कुछ तैयारियां स्व शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग पब्लिक लाइब्रेरी या कम्युनिटी लाइब्रेरी, या आप लोग भी जो डिस्टेंस एजुकेशन से कोई भी कर रहा है तो आपके आसपास की जो लाइब्रेरी है उनका एक्सेस सब लोग कर सकते हैं, तो उनको सुविधाएं प्रदान करते हैं। अब अगला है मानव जाति की साहित्यिक और सांस्कृतिक निधि को भावी पीढ़ी के लिए संस्कृति व अनुसंधान सामग्री के साधन के रूप में संरक्षण प्रदान करना, उनको प्रिजर्व करना। कि आज की डेट, जैसे अभी मैंने कोरोना का उदाहरण दिया, कि आज कोरोना से संबंधित जितने भी रिसर्च हो रहे हैं, जैसे कि कितने लोगों को, कितने करोड़ लोगों को वैक्सीन लग गई, कितने लोग प्रभावित हुए, कितने डेथ्स हुई, तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपको 30 साल के बाद भी किसी रिसर्च पेपर, किसी अनुसंधान सामग्री के माध्यम से लाइब्रेरी के थ्रू ही मिलेगा, क्योंकि लाइब्रेरी उस सारी इस तरह की इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करती है। तो लाइब्रेरी एक ऐसी जगह है जहाँ कोई आयु, जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि का कोई भेदभाव नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी उम्र के, किसी भी जाति के लोग आ सकते हैं। एक्सेस लाइब्रेरी की सुविधाओं का लाभ उठाया जा सकता है और जितनी भी रेलिवेंट विश्वसनीय सूचनाओं को उपलब्ध कराना इनका एक महत्वपूर्ण काम होता है। क्योंकि आज के समय में अगर हम देखें तो सूचनाओं का भंडार है, मतलब उनका चारों तरफ से बम्बार्डमेंट है, तो उसमें क्या रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है, ये लाइब्रेरी का काम है कि उस रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को अपने जितने भी उपयोगकर्ता हैं उन तक पहुंचाना। प्रबुद्ध नागरिकता एवं उन्नत व्यक्तिगत जीवन को प्रोत्साहित करने के लिए उपयोगी संसाधनों का संकलन करना, समुदाय की संस्कृति को उन्नत बनाने में सुविधा प्रदान करना। जो भी कल्चर है, आप जो किसी भी समुदाय या कम्युनिटी का जो कल्चर है वो लाइब्रेरी में ही प्रिजर्व, लिटरेचर के माध्यम से ही उनका संरक्षण किया जा सकता है। अब लाइब्रेरी के जो प्रमुख मुख्य क्षेत्र हैं, बेसिकली जो उनका काम है, सबसे पहले शिक्षा का आता है, जिसमें वो किसी व्यक्ति या समूह का आत्मविश्वास को बढ़ाना और अभिलिखित ज्ञान और व्यक्ति के बीच में दूरी को कम करना। क्योंकि अगर कोई इन्फॉर्मेशन, कोई ज्ञान है, कोई नॉलेज है, कोई तो वो जो दूसरा व्यक्ति उसको अगर पढ़ेगा लाइब्रेरी से, उस इन्फॉर्मेशन को जब वो रिट्रीव करते हैं तो उनकी जो समझ होती है उससे एक ज्ञान और व्यक्ति के बीच की दूरी को कम करना। औपचारिक, अनौपचारिक एंड प्रौढ़ शिक्षा, जो कि फॉर्मल, इनफॉर्मल और कंटिन्यूइंग एजुकेशन में भी लाइब्रेरी का बहुत प्रमुख योगदान होता है। फिर इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन, जो सूचना प्रसार का काम है, तो जितना जैसे कुछ लोग, जो लोग रोजगार, जन उपयोगी सेवाएं भी लाइब्रेरी प्रदान करती है, कि अगर कोई बेरोजगार लोग हैं, रोजगार की तलाश में हैं, तो उनको रोजगार संबंधित सूचनाएं भी लाइब्रेरी के माध्यम से दी जाती हैं। सामाजिक जो चेतना, सोशल अवेयरनेस और सामाजिक यानी सोशल डेवलपमेंट का भी काम लाइब्रेरी के माध्यम से किया जाता है। फिर संस्कृति को प्रोत्साहन, जो कि कल्चर को प्रमोट करना, जैसे कि इंडिया में है, हमें पता है कि हर स्टेट का कल्चर क्या क्या है, लेकिन वो कहीं लिटरेचर में जब लिखा हुआ है, प्रिजर्व किया हुआ है, तब हमें उसके बारे में पता चलता है। तो उसको, कल्चर को भी प्रमोट, जो संस्कृति को प्रोत्साहित भी करता है। और किसी भी सांस्कृतिक विकास में एक्चुअली दो पक्ष होते हैं, पठन पाठन एवं चिंतन। क्योंकि अगर जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है वो पुरानी, जैसे इतिहास की बात करें या किसी कल्चर की हम बात करते हैं, तो जो पीछे घटित हुआ या जो चल रहा है, तो उस तरह की चीज़ें जब लिख कर आती हैं तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक व्यक्ति अगर पढ़ के उसको लिखे तो वो उतनी इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट नहीं होती है। तो उसमें उसका डिस्कशन अगर किया जाए कि 5 लोग एक चीज़ को पढ़ के और उसके बाद उस पर डिस्कशन के बाद जो उसका रिजल्ट आएगा तो वो हमेशा बेहतर होगा। तो इसके अलावा मनोरंजन, पत्र पत्रिकाएं, उपन्यास, ऑडियो, वीडियो, फिल्म, रेडियो इत्यादि लाइब्रेरी के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। अब
पुस्तकालय किस किस तरह की सुविधाएं प्रदान करती है अपने उपयोगकर्ताओं को, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले परिसंचरण सेवा यानी सर्कुलेशन, जो कि लाइब्रेरी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। सर्कुलेशन सेवा कि हमारे पास जो भी प्रिंट में जो लिखित डॉक्यूमेंट जैसे किताबें हैं, मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, तो उसमें किताबों का सर्कुलेशन होता है कि जो भी हमारे यूजर्स होते हैं वो लाइब्रेरी में आएंगे और हमसे किताबें लेके, जितने दिन का भी उनका अवधि होगी कि 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, जितने दिन की भी अवधि होगी, हर लाइब्रेरी का अपना अपना उसके लिए पॉलिसी होता है, तो वो उतने दिन के लिए ले जाते हैं और फिर वापस लाकर जमा कर देते हैं लाइब्रेरी में। तो इसको हम लोग सर्कुलेशन या परिसंचरण सेवा करते हैं। फिर रेफरेंस सर्विस होती है कि लाइब्रेरी में क्या रेफरेंस मटेरियल होते हैं जो कि ज़्यादातर रिसर्च या हायर एजुकेशन में, उच्च शिक्षा में उनका इस्तेमाल होता है कि किस तरह के मटेरियल्स लाइब्रेरी में हैं। अगर किसी की क्वेरीज है, किसी को कोई रेफरेंस मांग रहा है तो उसको हम देना होता है। और ये भी 2 तरह की होती हैं कि त्वरित संदर्भ सेवा यानी रैपिड रेफरेंस सर्विस की तुरंत देने की। एक होता है दीर्घकालीन संदर्भ सेवा जिसमें आपके इंडेक्सिंग, एब्स्ट्रैक्टिंग जो सर्विसेज होती हैं वो सब इसमें आती हैं। अब दूर दराज यानी रिमोट उपयोग सेवा, रिमोट एक्सेस जो लाइब्रेरी को देते हैं। और आजकल के मॉडर्न समय में और ख़ास करके इस जो हम लोग कोविड महामारी के बीच में जब सब लाइब्रेरीज बंद हो गई जितने भी, तो लॉकडाउन में जितने भी यूजर्स लाइब्रेरी के जो उपयोगकर्ता थे उसकी पूरा डिपेंडेंसी रिमोट एक्सेस पे हो गई कि कैसे लाइब्रेरी को रिमोटली यूज किया जाए। तो रिमोट एक्सेस तभी होगा जब आपके पास ऑनलाइन रिसोर्सेज जितने भी कि ऑनलाइन वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन का एक्सेस कर सकते थे। तो ये भी एक बहुत यूनिक सेवा जो लाइब्रेरीज अपने यूजर्स को दे रही हैं। फिर ओपैक है, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। इस सर्विस में जितने भी हमारे प्रिंट मटेरियल्स, लाइब्रेरी में जितनी किताबें हैं उनकी पूरा ये डेटाबेस होता है और स्टूडेंट्स इसको या टीचर जो भी हैं, जो भी उपयोग करता है उसको चेक कर सकते हैं। ये वेब बेस्ड भी होता है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि कौन सी किताब किस लाइब्रेरी में उपलब्ध है। उसके बाद आता है संस्थागत भंडार यानी कि इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी। तो इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी जो टर्म है वो उसके लिए कि जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संस्था, उदाहरण के लिए NIOS को ले लेते हैं, तो NIOS में जितने भी यहाँ पे पढ़ाने वाले अध्यापक अध्यापिकाएं या NIOS के जितने अपने रिपोर्ट्स हैं या जो पब्लिकेशन होता है उनको जहाँ रिपोजिटरी में इकट्ठा करते हैं, जो उनका एक लाइब्रेरी बनाते हैं जो, तो वो जहाँ की केवल इस इंस्टीट्यूट का पब्लिकेशन होता है, तो वो इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी होती है। उसमें किसी बाहर का या जो आपने खरीदा है डेटाबेस है या किताब है वो सब नहीं इंक्लूड होती है। इसमें वही इंफॉर्मेशन मिलेगी जो यहाँ के लोगों ने, NIOS के टीचर्स ने, स्टूडेंट्स ने कुछ पब्लिश किया है, या यहाँ का जो ऑर्गेनाइजेशनल कोई रिपोर्ट है, कोई किताब छप रही है, जर्नल छप रही है, तो वो सारा चीज़ें इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी में होता है। और उसके लिए भी एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है DSpace, जिस पर इसको किया जाता है। फिर उपयोगिता शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जो कि यूजर्स अवेयरनेस, उनके एजुकेशन और उनके ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि अभी जो लाइब्रेरी में केवल किताबों का आदान प्रदान नहीं है, अब बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज हैं जिसमें कि आप उनको रेफरेंस और इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज हैं, कौन से ओपन हैं, कौन से सब्सक्राइब्ड मतलब खरीदे गए हैं, तो उस तरह के बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिनके बारे में और कैसे उनको इस्तेमाल करें। तो इस तरह की चीज़ों को हम लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है। तो आज के समय में उपयोगिता शिक्षा एवं प्रशिक्षण सबसे इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल रोल है लाइब्रेरीज का, कि उनको अपने यूजर्स को एम्पावर्ड करना है, उनको अपने यूजर्स को सक्षम बनाना है कि वो कैसे, जो आज के समय में जो इतना जानकारी या सूचना का पूरा भरमार है, उसमें से कैसे जो रेलिवेंट या जो जरूरी इंफॉर्मेशन है उसको कैसे निकालें। फिर ILL जिसको बोलते हैं अंतः पुस्तकालय ऋण, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इंटर लाइब्रेरी लोन। एक ऑर्गेनाइजेशन है डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क, जिसको डेलनेट कहा जाता है। तो डेलनेट में होता है कि जितने भी लाइब्रेरीज हैं उनको मेंबरशिप लेना पड़ता है डेलनेट की, और वो जिस
भी लाइब्रेरी में क्या किताबें हैं, क्या उनके ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, ई बुक्स है, जर्नल्स है, तो उसका वो यूनियन कैटलॉग बना देते हैं। और जितने भी मेंबर लाइब्रेरीज़ हैं, अगर सपोज कि मैं NIOS में हूँ और मेरे पास ये किताब नहीं है, तो मैं डेलनेट की साइट पे जाके चेक करूँगी, और किसी और लाइब्रेरी में अगर वो किताब है तो मैं डेलनेट के माध्यम से उसको मंगा सकती हूँ और पढ़ सकती हूँ। तो वो उसको इंटर लाइब्रेरी लोन यानी अंतः पुस्तकालय ऋण सेवा कहते हैं। इसके बाद आज के समय में ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की जो सेवाएं हैं, लाइब्रेरी जितने भी पुस्तकालय हैं वो कंप्यूटर और इंटरनेट सुविधाएं अपने यूजर्स को दे रहे हैं। फिर दस्तावेज वितरण सेवा, इसको डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस कहते हैं। तो ये भी, जैसे मैंने डेलनेट के बारे में बोला, डेलनेट के माध्यम से ये सेवा भी होती है और आपस में भी लाइब्रेरीज इस सर्विस को करती हैं। तो इसमें बेसिकली ये, जैसे कोई किताब है, उसका कोई ऐसा अध्याय है जो केवल वही चाहिए, या कोई रिसर्च आर्टिकल है, तो और अपने लाइब्रेरी में अगर वो नहीं अवेलेबल है, उपलब्ध नहीं है, तो हम उसके रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो वहाँ से वो आता है। इसमें एक्चुअली 3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जाता है डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस में, कि कास्ट, टाइम और सेटिस्फैक्शन। तो उसमें कुछ कास्ट भी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि वो फोटोकॉपी, जैसे जिस दूसरी लाइब्रेरी से उसके जितने चैप्टर का फोटोकॉपी किया तो उसका चार्ज, उसका जो भी पैसा होगा वो जिसने मंगवाया उसको देना पड़ता है, और वो कितने टाइमली आया, क्योंकि टाइम पे इंफॉर्मेशन मिलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर यूजर का सेटिस्फैक्शन, एंड फिर रिप्रोग्राफिक सेवाएं, जैसे कि फ़ोटोकॉपी की सेवा लाइब्रेरीज़ में होती है, कि अगर कोई किताब है, जैसे रेफरेंस मटेरियल हैं, तो उनको हम बाहर नहीं ले जा सकते, तो उनके लिए रिप्रोग्राफिक सेवाएं लाइब्रेरी में प्रोवाइड की जाती हैं, जिसमें कि वो फ़ोटोकॉपी उसके कर सकते हैं अपने चैप्टर्स की, या कोई आर्टिकल है, कोई रिसर्च पेपर है जिसको वो बाहर नहीं ले जा सकते, इसलिए उनको वहाँ से फ़ोटोकॉपी करके ले जा सकते हैं। फिर समाचार पत्र कतरन, न्यूज़पेपर क्लिपिंग सेवा, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेवा होती है लाइब्रेरी की, जिसमें कि हम किसी भी जो लाइब्रेरी है उसमें 10-15 जितने भी न्यूज़पेपर आए, तो वो हर बार वो निर्भर करता है कि कौन जिस ऑर्गेनाइजेशन पे कि किस तरह का उनको क्लिपिंग रखनी है। जैसे अगर मैं अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में हूँ, तो मेरे यहाँ जितने भी हायर एजुकेशन से रिलेटेड न्यूज़ आएगी, कोई भी समाचार जिसमें उच्च शिक्षा की बात हो रही है, कोई पॉलिसी आई, कोई या एडमिशन से रिलेटेड कुछ भी है, तो उसके हम लोग क्लिपिंग्स बना लेते हैं। और जो अगर अंबेडकर यूनिवर्सिटी की खुद की अपनी कोई न्यूज़ आती है, तो उसका भी क्लिपिंग बना के उसको हम अपने इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी में और जो जितने सीनियर मैनेजमेंट के लोग होते हैं उनको भेजा जाता है, तथा लाइब्रेरी में भी उसका रिकॉर्ड रखते हैं। इसके बाद एक अनुक्रमण एवं सारकरण सेवाएं, इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग। तो अभी जैसे जब मॉडर्न लाइब्रेरीज में जब ऑनलाइन सर्विसेज, ऑनलाइन जैसे हम लोग डेटाबेसेस खरीद ले रहे हैं, ऑनलाइन जर्नल्स हैं, आर्टिकल्स हैं, तो उसमें वो खुद पब्लिशर के एंड पे ही वो सब कुछ, जब वेब पे है तो उसका इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट वो अवेलेबल होता है। लेकिन जैसे पुराने समय में हम लोग करते थे कि जो कोई जर्नल्स, प्रिंट जर्नल्स आ रहा है तो उनका इंडेक्स करना, फिर उस जर्नल में क्या क्या है, कौन से आर्टिकल में क्या है, तो उसकी एक समरी एब्स्ट्रैक्टिंग करना, तो वो एक एब्स्ट्रैक्ट भी बनाते थे। तो उस तरह की सेवाएं होती थी। फिर अनुवाद सेवा की ट्रांसलेशन, क्योंकि हमें पता है कि जब अब इंटरनेट के ज़माने में आज 80% से ज़्यादा जो मटेरियल है वो अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है, तो हिंदी या और रीजनल भाषाएं जो प्रादेशिक लैंग्वेज है उसमें ट्रांसलेट करवाना, उनके अनुवाद कराते हैं। फिर वर्तमान जागरूकता सेवा यानी करेंट अवेयरनेस सर्विस, और एक SDI सर्विस है। ये 2 सर्विसेज होती हैं। तो इसमें करेंट अवेयरनेस सर्विस जो होती है कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, कि मान लीजिए मेरी लाइब्रेरी में 500 किताबें इस महीने में अक्टूबर में आई और इतने जर्नल्स आए, तो उसको मैं ओवरऑल जितने भी मेरे लाइब्रेरी के यूजर्स हैं उनके साथ हमने शेयर कर दिया कि ये है, या किसी फैकल्टी का, किसी टीचर का कोई पब्लिकेशन आता है। पर SDI जो सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसको सूचना का चयनात्मक प्रसार कहते हैं, इसमें हम सिलेक्टेड लोगों तक उस तरह की इंफॉर्मेशन भेजेंगे कि मान लीजिए आप लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के स्टूडेंट हैं और
अगर हमने आपको मैथमेटिक्स की इन्फॉर्मेशन भेज दिया तो वो आपके लिए यूज़फुल नहीं होगी कि ये किताबें मैथमेटिक्स में आई, तो वो उसमें जो लाइब्रेरीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, उनको सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर लेती हैं और अपने यूज़र के प्रोफाइल के अकॉर्डिंग उनको शेयर करती हैं। कि जैसे मान लीजिए मैंने 500 किताबें खरीदी, उसमें 150 लाइब्रेरी साइंस की किताबें हैं, तो मैं वो 150 की लिस्ट अलग बनाऊंगी और उसको अपने लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट्स को के साथ ही बस शेयर करूंगी। तो इस तरह की जो सिलेक्टिव इन्फॉर्मेशन होता है वो एसडीआई के अंतर्गत आता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को जितने तथ्य हमने आज अभी डिस्कस किया वो समझ में आएंगे। धन्यवाद।